आज हम लोग समझेंगे रिकंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म। ये हमारा यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे रिकंस्ट्रक्टिविज्म किसे कहते हैं। रिकंस्ट्रक्टिविज्म एक फिलॉसफी है जो स्कूल और एजुकेशन सिस्टम को एक्टिवली वर्क करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे सोसाइटी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे टर्म लिखा है रिकंस्ट्रक्टिविज्म। रिकंस्ट्रक्ट मतलब कि जो चल रहा है उसको फिर पूर्ण गठन करना, उसमें कुछ चेंजेस लाके फिर से उसे बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। ठीक। फिर यहाँ पे लिखा है इट एनकरेज स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली अबाउट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज एंड टू पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग देम। स्टूडेंट को जो रिकंस्ट्रक्टिविज्म जो कॉन्सेप्ट है वो फोकस करता है कि स्टूडेंट को किस तरह से एंकरेज किया जाए कि वो अपना क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं, हाँ, सोसाइटी में चल रहे जो इश्यूज हैं उसमें पार्टिसिपेट करे और उसको सॉल्व करने के लिए प्रेरित हो, उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करे। ये जो है वो ये जो थ्योरी है रिकंस्ट्रक्टिविज्म एंड सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म, ये थ्योरी सबसे पहले इनिशिएट किया गया था थियोडोर ब्रमबिल्ड और जॉर्ज कोट के द्वारा। पर लेटर ऑन थियोडोर ब्रमबिल्ड को फाउंडर एंड फादर बोथ ही कंसिडर किया जाता है सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म का। ये डेवलप हुआ था ड्यूरिंग 20th सेंचुरी इन रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में कुछ क्राइसिस हुआ था जिसके कारण इस थ्योरी को उस समय पे डेवलप किया गया था। तो हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू का ये रिजल्ट है, हम लोग बोल सकते हैं। ये जो थ्योरी है वो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशनल फिलोसफी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एजुकेशनल फिलोसफी का ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टूडेंट सेंटर्ड उसी को ये कंसीडर करता है। स्टूडेंट सेंटर्ड यानी कि स्टूडेंट को किस तरह से हम लोग कंसीडर करेंगे, उसके नीड्स को, एबिलिटीज को, उसके जो ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कुछ इस तरह से करेंगे कि वो प्रिवेलिंग सिचुएशन को समझ के, उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको समझ के उसका सॉल्यूशंस को दे पाए, सोसाइटी में कुछ चेंजेस ला सके, जिससे आने वाले जनरेशन जो है वो बेहतर इन्वायरमेंट, बेहतर सोसाइटी को पाए। जैसे कि इस थ्योरी के द्वारा इस फिलोसफी फोकस करता है स्कूल को एज अ टूल जो सोसाइटी में रिफॉर्म लाएगा बाय एड्रेसिंग सोशल इनजस्टिस, इनइक्वालिटीज एंड सोशल प्रॉब्लम्स। यानी कि ये स्टूडेंट को एज अ एजेंट की तरह मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि चेंज एजेंट, तो स्टूडेंट को एक तरह से चेंज एजेंट की तरह मानते हैं जो सोसाइटी में हो रहे इनजस्टिस, इनइक्वालिटी एंड सोशल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, प्लस उसे एनालाइज करेंगे और किस तरह से उस सबको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे जिससे एक डेमोक्रेटिक एंड बेटर सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन हो सके। तो यही लिखा है। तो मूल कॉन्सेप्ट जो है, जो मूल कॉन्सेप्ट है सो रिकंस्ट्रक्टिविज्म का किस तरह से है कि किस तरह से हम लोग सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं थ्रू एजुकेशन, एज अ टूल समझ के एजुकेशन को। जैसे कि अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन में, जैसे कि प्रेजेंट सिचुएशन में वर्ल्ड वॉर चल रहा है, मतलब कंडीशन जो है वो एक वर्ल्ड वॉर जैसा बन चुका है। तो उस कंडीशन को जो एनालाइज किया जा सकता है, एनालाइज कर सकते हैं, क्रिटिकली थिंकिंग कर सकते हैं उसके ऊपर कि क्या करने के कारण ये सिचुएशन जो है जिसे कंट्रोल में किया जा सके। डेफिनेटली नेगोशिएशन के द्वारा किया जा सकता है। तो किस तरह का नेगोशिएशन हो सकता है दोनों पार्टीज के बीच में जिसके कारण इसे जो है एक स्टेबिलिटी पे लाया जा सके, इसे एंड किया जा सके। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्टिविज्म एग्जाम परसेप्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बदलाव का बात करता है। दूसरा है एम ऑफ एजुकेशन। तो रिकंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म का एम ऑफ एजुकेशन है जो ये, जैसे कि हम लोग को पता है कि एजुकेशन एज अ मीन टू रिफॉर्म एंड रिकंस्ट्रक्ट सोसाइटी। एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता है।
जिससे बच्चा में कुछ नया थिंकिंग डेवलप हो पाए। उसके बाद जाके ये बोलता है कि सेटिंग द एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑफ ईच जनरेशन। किस तरह से, जैसे कि पता है हम लोगों को कि बच्चे में अगर अभी जो प्रेज़ेंट सिचुएशन के जो बच्चे हैं, अभी प्रेज़ेंट जो सोसाइटी के बच्चे हैं, उसमें अगर कुछ क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, उसके बाद साइंटिफिक परसेप्शन अगर डेवलप हो, तो डेफ़िनिटली वो एटीट्यूड उन लोगों का जो होगा, वो नेक्स्ट जनरेशन को भी वो एटीट्यूड वो लोग दे पाएँगे। उस एटीट्यूड, वही परसेप्शन नेक्स्ट जनरेशन में भी डेवलप होगा। इसलिए बोला है कि एजुकेशन जो है, वो एक तरह का शेप करता है एटीट्यूड को और वैल्यूज़ को जो आने वाले जनरेशन होगा, उनके लिए। दूसरा बोल रहा है एजुकेशन का और एक इम्पोर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड कल्टिवेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग ओवर प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स। जैसे कि हम लोग को पता चल रहा है थ्रू द रीडिंग कि एजुकेशन का मुख्य गोल यही है, कि मेन गोल यही है कि किस तरह से बच्चे के अंदर कल्टीवेट किया जा सके क्रिटिकल थिंकिंग प्लस एनालिटिकल थिंकिंग, ताकि सोशल प्रॉब्लम्स को वो लोग एनालाइज करके उसको सॉल्व करने का कोशिश करें और बेहतर डेमोक्रेटिक सोसाइटी का कंस्ट्रक्ट कर सके। इसमें टीचर का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टीचर को एज अ एजेंट ऑफ सोशल चेंज, वो टीचर एनकरेज कर सकते हैं बच्चे में टू डेवलप क्रिटिकल सोशल इश्यूज क्या है उसके ऊपर सोचने के लिए उन लोगों को बोल सकते हैं। उसके बाद किस तरह सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, उनके लिए उनको एनकरेज कर सकते हैं। दूसरा है क्रिटिकल थिंकर डेवलपर, टीचर क्रिटिकल थिंकर डेवलप की तरह भी काम करते हैं, जिससे स्टूडेंट के अंदर क्वेश्चनिंग एटीट्यूड हो सक डेवलप करना। ट्रेडिशनल कोई इश्यूज है, ट्रेडिशनल कोई प्रेजुडिस वगैरह है, तो उसको ऊपर साइंटिफिक थिंकिंग करके क्वेश्चनिंग एटीट्यूड डेवलप करना। इनजस्टिस के ऊपर क्वेश्चनिंग डेवलप करना। उसके बाद इनइक्वालिटी सोसाइटी में क्यों है, क्यों जेंडर इनइक्वालिटीज है, कास्ट में रिलीजियस इनइक्वालिटीज है, इस चीज के ऊपर ये जो क्यों, जो वाई जो क्वेश्चन है, इसके लिए टीचर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि किस तरह से वो अपने बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके। दूसरा है पॉइंट गाइड फॉर सोशल अवेयरनेस। ये जैसे कि पॉइंट से पता चल सकता है, चल रहा है कि एज अ टीचर एज अ सोशल अवेयरनेस की तरह भी काम करते हैं। देखिए बच्चे जो हैं वो कुछ नहीं है, ब्लैंक स्लेट है। उनमें आप जो चीज़ भरिएगा, वही चीज़ वो अपने उनका पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्ट करता है, अपने दिमाग में उसी चीज़ को लेते हैं, जिसका फलस्वरूप उनका पर्सनैलिटी डेवलप होता है। अगर उनके अंदर आप अगर एक साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग अगर डेवलप करिएगा, तो उसी तरीक़ा से उनका माइंड भी डेवलप होगा। अगर आप उनमें प्रेजुडिस भरिएगा, तो एक समय आने के बाद होगा कि जब उनके अंदर नॉलेज जब इन्हांसमेंट होगा, तो वो उस चीज़ को ले नहीं पाएँगे। उनके अंदर वो चीज़ एक बर्डन की तरह हो जाएगा। फिर उनका थिंकिंग, उनका पर्सनैलिटी सब कुछ जो है वो कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएँगे। हम लोग के कंट्री के लिए वो कुछ ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन पाएँगे। तो ये जो है टीचर का महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है कि किस तरह से वो स्टूडेंट को सोशल इश्यूज़ के बारे में अवेयर कराए, प्लस उसको गाइड करे कि किस तरह से सोशल इश्यूज़ को ओवरकम किया जा सकता है। रियल लाइफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, ये सभी चीज़ के बारे में टीचर जो है स्टूडेंट को अवेयर कर सकते हैं या करते हैं। प्रमोटर ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेफिनेटली टीचर जो हैं वो कोऑपरेशन, इक्वालिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डेवलप करते हैं। जैसे क्लास में छोटे छोटे टास्क को देना, स्टूडेंट को छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, डेफिनेटली एक सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यहाँ पे कल्टिवेट करते हैं टीचर। कोऑपरेशन, मिलजुल के कोई गेम में मिलजुल के काम करने के लिए बोलना, या फिर जेंडर इक्वालिटीज, जैसे कि कोई डिबेट में मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वल पार्टिसिपेट कराना। तो ये सब जो है ये एक तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज ही है बच्चे के अंदर, जो टीचर अपने एक्टिविटीज के थ्रू, स्कूल एक्टिविटीज के थ्रू उसके अंदर इनकलकेट करते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज। डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करके बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट को एंगेज करा के डिस्कशन, डिबेट एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट के ऊपर डिबेट डिस्कशन करा के स्टूडेंट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज का वो डेवलप करते हैं। उसके बाद आता है एनकरेजर ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट को एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए भी टीचर मोटिवेट करते हैं, जिससे स्टूडेंट जो है सोशल रिफॉर्म के लिए कम्युनिटी में इक्वली पार्टिसिपेट कर पाए
जिससे एक टीम की तरह, एक ग्रुप की तरह काम करके उस प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसे सॉल्यूशन तक लाया जा सके। दूसरा है करिकुलम एम्फसाइजेस ऑन टीचिंग। यहाँ पे बोला है कि ये रिकंस्ट्रक्टिविज्म एंड सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म के लिए कौन-कौन सा करिकुलम जो टेक्स्ट बुक में होना चाहिए या करिकुलम होना चाहिए, कौन-कौन सा सब्जेक्ट्स को हम लोग करिकुलम में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, psychology, philosophy, environmental problems, so that the student become aware of the real life issues, but not pure science. Definitely, pure science का कोई जगह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्योर साइंस जैसे कि मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स को लेके यहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ पे उन लोगों का थिंकिंग का डेवलपमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम लोग जिससे उन लोग का डिफरेंट परसेप्शंस डेवलप होगा, तो उसके लिए उन लोगों को सोशली अवेयर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशली एंड एनवायरमेंटली अवेयर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए ये सब जो टॉपिक है, ये सब जो सब्जेक्ट है करिकुलम में, मेनली इन सब सब्जेक्ट के ऊपर एम्फसाइज किया गया है। दूसरा लिखा है फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन डेफिनेटली एंड फ्रीडम थ्रू कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। डेफिनेटली इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक खुद को नहीं समझ पाएंगे कि आप हैं कौन, आपका क्या एबिलिटीज है, क्या आपका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है, यू विल बी नॉट एबल टू control other or control any situation until you are not aware about yourself. So ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप खुद को पहले सेल्फ रियलाइज करें कि आपका क्या एबिलिटीज है, आप क्या कर सकते हैं। और उसके बाद बोला है फ्रीडम थ्रू द कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। डेफिनेटली फ्रीडम फ्रॉम द कॉग्निटिव फ्रीडम थ्रू कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। डेफिनेटली आपको कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज के द्वारा इस चीज को, खुद को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई क्रिटिकल थिंकिंग करके हो गया, साइंटिफिक रीजनिंग करके हो गया, जिसके थ्रू आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं। ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट या सेल्फ रियलाइजेशन, इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन, इस चीज़ के, ये सब चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म और रिकंस्ट्रक्टिविज्म के जो करिकुलम है, वो इन सब पॉइंट्स के ऊपर जो लिखा गया है यहाँ पे, इन सब पॉइंट्स के ऊपर वो ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि उनका मेन ही फोकस एरिया है कि किस तरह से वह को फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी। पीपल, सोसाइटी के जो मेंबर हैं, वो जब तक खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं मतलब खुद को रिस्ट्रिक्शन से नहीं निकाल पाएंगे, सोसाइटी डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए इस थ्योरी का मेन एम ही है कि करिकुलम जो है वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए कि वह स्टूडेंट के अंदर या सोसाइटी में एक लिबरेशन एंड फ्रीडम का एटीट्यूड आन पाए। दूसरा है एग्जामिनेशन शुड फोकस ऑन। यहाँ पे बोला है कि एग्जामिनेशन जो होगा वो फोकस करेगा सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी। मेन जो मुद्दा है इस टॉपिक का यही कि किस तरह से हम लोग बच्चे को उस तरह का एजुकेशन दें जो बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, ताकि वह सोसाइटी में पूर्ण गठन कर पाए, पूर्ण निर्माण कर पाए सब चीज का। तो लास्ट पॉइंट है द टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे बोला है डिस्कशन, डिबेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट, कोऑपरेटिव लर्निंग। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स है जिसके थ्रू टीचर्स जो है बच्चे के अंदर रिकंस्ट्रक्टिविज्म का भाव डेवलप कर सकते हैं।